कहानी की शुरुआत एक आलीशान लग्जरी क्रूज शिप से होती है, जहां चारों तरफ समंदर, शानदार पार्टी, संगीत और जश्न का माहौल है। लेकिन इसी जश्न के बीच एक ऐसी रहस्यमयी घटना होती है जो पूरे जहाज को हिलाकर रख देती है। रात के अंधेरे में हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर एना अचानक अपने केबिन के बाहर एक तेज आवाज सुनती है। बाहर आकर वह अपनी आंखों से किसी को समुद्र में गिरते हुए देखती है। बिना एक पल गंवाए वह पूरे क्रू को अलर्ट कर देती है और बताती है कि बगल वाले केबिन नंबर 10 में रहने वाली महिला समुद्र में गिर गई है। लेकिन जब जहाज के कर्मचारी जांच करते हैं तो सच सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि केबिन नंबर 10 तो शुरू से ही खाली था, वहां कोई ठहरा ही नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ घंटे पहले ही एना गलती से उसी केबिन में चली गई थी जहां उसकी मुलाकात एक अनजान महिला से हुई थी। उसने माफी मांगी और वापस अपने कमरे में आ गई। अगर केबिन खाली था तो वह महिला कौन थी, और अगर वहां कोई था ही नहीं तो फिर समुद्र में आखिर गिरा कौन? क्या एना ने सच में किसी को देखा था या फिर उसकी आंखों ने उसे धोखा दिया? केबिन नंबर 10 का रहस्य क्या है और इस क्रूज पर आखिर ऐसा कौन सा खौफनाक सच छिपा है जो हर किसी से छुपाया जा रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब छिपे हैं इस जबरदस्त मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म में। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से होती है, जहां हमें एना को दिखाया जाता है। एना एक न्यूज़पेपर में रिपोर्टर है और उसका काम ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग करना है जिन पर लिखने से बड़े बड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कभी किसी भ्रष्ट अफसर का सच लोगों के सामने लाना, कभी किसी नेता के घोटाले का पर्दाफाश करना, तो कभी किसी मर्डर केस की पूरी सच्चाई सबके सामने रखना। एना जिस भी खबर पर काम करती है वो लगभग हर बार बड़ी खबर बन जाती है और लोग उसे खूब पढ़ते हैं। लेकिन इतनी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद किस्मत उसका साथ नहीं देती। एना भी बाकी लोगों की तरह अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन दिक्कत ये है कि उसकी रिपोर्ट्स की वजह से अक्सर बड़े बड़े बिजनेसमैन और पैसे वाले लोगों का नुकसान हो जाता है। इसी वजह से उसके ऑफिस के बड़े लोग भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करते। एक दिन उसे शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन पियर्स की तरफ से एक खास इनविटेशन मिलता है, लेकिन इस बार उसे किसी घोटाले या स्कैंडल की रिपोर्टिंग नहीं करनी है, बल्कि पियर्स चाहता है कि एना उसके बारे में एक अच्छी और पॉजिटिव रिपोर्ट लिखे। दरअसल पियर्स ने एक बड़ा कैंसर फंड शुरू किया है। इसी फंड की लॉन्चिंग के लिए उसने एक लग्जरी क्रूज पर शानदार पार्टी रखी है, जहां उसकी कंपनी के सभी बड़े शेयर होल्डर और खास मेहमान बुलाए गए हैं। क्योंकि इस फंड में आम लोग भी पैसा लगा सकते हैं, इसलिए पियर्स चाहता है कि मीडिया में इसकी अच्छी चर्चा हो। इसी वजह से उसने एना को भी बुलाया है ताकि वो इस पूरे कार्यक्रम पर एक अच्छी रिपोर्ट लिख सके। एना अच्छी तरह समझती है कि ये सिर्फ एक न्यूज कवर करने का मौका नहीं है। इस जहाज पर शहर के सबसे अमीर और ताकतवर लोग मौजूद होंगे। अगर उनसे पहचान बन गई तो उसका करियर पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए वो बिना ज्यादा सोचे समझे उस लग्जरी क्रूज पर पहुंच जाती है। लेकिन जहाज पर कदम रखते ही एना का मूड थोड़ा खराब हो जाता है। उसने सोचा था कि ये सफर बहुत मजेदार रहेगा, थोड़ा घूमना फिरना होगा, बड़े बड़े अमीर लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और साथ ही अपना काम भी आराम से पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो जहाज पर चढ़ती है उसकी मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड से हो जाती है। उसका एक्स पहले उसी की तरह एक रिपोर्टर था, लेकिन वो अपने काम में कभी ज्यादा नाम नहीं कमा पाया। आखिरकार उसकी नौकरी चली गई और अब उसने अपना प्रोफेशन बदल लिया है। अब वो इसी कंपनी के लिए फोटोग्राफर का काम करता है। दोनों एक दूसरे से बस हल्की फुल्की बात करते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसके बाद एना अपना काम शुरू कर देती है। उसे पहली बार इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन और हाई सोसाइटी के लोगों से आमने सामने मिलने का मौका मिला था। वो हर किसी से बात कर रही थी, उनका इंटरव्यू ले रही थी और धीरे धीरे सबसे पहचान भी बना रही थी। अंदर ही अंदर वो काफी खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर इन लोगों से अच्छे रिश्ते बन गए तो उसके करियर के लिए ये बहुत बड़ा मौका साबित हो सकता है। ये देखकर उसका एक्स भी थोड़ा हैरान हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वही एना जो हमेशा बड़े लोगों के खिलाफ खबरें लिखती थी, आज उन्हीं लोगों के साथ इतनी आसानी से घुल मिल रही है। लेकिन एना के मन में सिर्फ एक ही बात थी, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कभी कभी हालात के हिसाब से खुद को बदलना भी पड़ता है। कुछ देर बाद पियर्स अपने सभी मेहमानों, शेयर होल्डर्स और खास दोस्तों के लिए एक शानदार डिनर पार्टी रखता है। जाहिर सी बात है एना को भी उस पार्टी में बुलाया जाता है। इस खास मौके के लिए एना भी अच्छे से तैयार होती है। वो खूबसूरत ड्रेस पहनकर पार्टी की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी रास्ते में फिर से उसका एक्स सामने आ जाता है। एना ने पहले कभी उसके सामने इस तरह तैयार होकर खुद को नहीं दिखाया था, इसलिए उसे थोड़ी शर्म महसूस होती है। वो उससे बचने के लिए जल्दी से पास में पड़े एक कमरे के अंदर चली जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने गलत कमरा खोल दिया है। कमरे के अंदर जाते ही वो हैरान रह जाती है। वहाँ एक सुनहरे बालों वाली लड़की बैठी होती है। सबसे अजीब बात ये थी कि वो बिल्कुल आराम से कमरे में थी और पार्टी में जाने की कोई तैयारी भी नहीं कर रही थी। एना को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उसने मन ही मन सोचा कि इतनी बड़ी पार्टी चल रही है, फिर ये लड़की यहाँ अकेली क्या कर रही है?
लेकिन ऐना को तुरंत एहसास हो जाता है कि वो गलती से किसी और के कमरे में आ गई है। इसलिए वो बिना ज्यादा कुछ पूछे उस लड़की से माफी मांगती है और तुरंत वहां से बाहर निकल जाती है। उस समय उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी मुलाकात आगे चलकर उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। इसके बाद डिनर पार्टी शुरू होती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है और वहां कोई परेशानी नहीं होती। पार्टी खत्म होने के बाद ऐना सोचती है कि अब उसे अपने असली काम की शुरुआत करनी चाहिए। वो सबसे पहले पियर्स की पत्नी मैरी का इंटरव्यू लेने जाती है। आखिर पूरा कैंसर फंड उसी की वजह से शुरू किया गया था, इसलिए उसकी बात जानना सबसे ज्यादा जरूरी था। इंटरव्यू के दौरान मैरी काफी उदास दिखाई देती है। ये बात समझना मुश्किल नहीं था क्योंकि उसे कैंसर है और वो खुद भी जानती है कि शायद उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन बातचीत के दौरान वो एक ऐसी बात कहती है जो ऐना के दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है। मैरी कहती है कि लोग सोचते हैं कि ये कैंसर फंड लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया है। बाहर से देखने पर ये काम बहुत नेक लगता है, लेकिन सच तो ये है कि ये फंड सिर्फ उन पैसों को लोगों को वापस लौटाने का तरीका है जो इतने सालों में गलत तरीके से कमाए गए थे। यानी ये कोई दान नहीं है, बल्कि लोगों का अपना पैसा उन्हें वापस दिया जा रहा है। मैरी की ये बात सुनकर ऐना समझ जाती है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन और कंपनी के मालिक बाहर से चाहे जितने अच्छे दिखें, लेकिन उनके पीछे कितने गंदे राज छिपे हो सकते हैं। साफ था कि वो इशारा पियर्स और उसके साथियों की तरफ ही कर रही थी। इंटरव्यू खत्म होने के बाद ऐना अपने कमरे में वापस आ जाती है। धीरे धीरे रात हो चुकी थी। पूरे दिन के काम के बाद वो सोने चली जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी रात उसकी जिंदगी का सबसे डरावना हादसा होने वाला है। रात के बीच में अचानक ऐना की नींद खुल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि बगल वाले कमरे से किसी के जोर जोर से झगड़ने की आवाज आ रही है। पहले तो वो ध्यान से सुनती रहती है, लेकिन तभी उसे एक और अजीब आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत भारी चीज समुद्र में गिर गई हो। ये आवाज सुनते ही ऐना तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलती है और जहाज के किनारे जाकर नीचे समुद्र की तरफ देखने लगती है। अंधेरा बहुत ज्यादा था, इसलिए उसे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पानी में एक औरत तैरती हुई नजर आती है। अंधेरे की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाती, लेकिन तभी उसकी नजर बगल वाले केबिन नंबर 10 की रेलिंग पर पड़ती है, जहाँ उसे खून के निशान दिखाई देते हैं। ये देखकर ऐना के होश उड़ जाते हैं। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अभी अभी केबिन नंबर 10 में रहने वाली औरत को किसी ने मारकर समुद्र में फेंक दिया है। बिना एक सेकंड की देरी किए वो तुरंत जहाज के स्टाफ को बुलाती है और उन्हें बताती है कि कोई औरत समुद्र में गिर गई है। ये खबर मिलते ही कप्तान तुरंत जहाज रुकवा देता है और रेस्क्यू टीम को तलाश शुरू करने का आदेश देता है। इसके बाद कप्तान खुद ऐना के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने क्या देखा था। ऐना पूरी बात विस्तार से बताती है। वो कहती है कि बगल वाले केबिन नंबर 10 में एक औरत रह रही थी। आज दिन में वो गलती से उसी के कमरे में चली गई थी और उसने उस औरत को अपनी आंखों से देखा भी था, इसलिए उसे पूरा यकीन है कि वही औरत समुद्र में गिराई गई है। लेकिन तभी कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। कप्तान ऐना की बात सुनकर कहता है ये नामुमकिन है, क्योंकि केबिन नंबर 10 में कोई रहता ही नहीं। वो कमरा पूरी तरह खाली है। जिस मेहमान को वहां रुकना था वो आखिरी समय पर नहीं आ पाया था। ये सुनकर ऐना पूरी तरह हैरान रह जाती है। वो बार बार कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसने अपनी आंखों से उस औरत को देखा था, वो झूठ नहीं बोल रही। फिर ऐना कहती है कि अगर यकीन नहीं है तो चलकर केबिन नंबर 10 की रेलिंग देख लीजिए, वहाँ खून के निशान है। लेकिन जब सब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो रेलिंग बिल्कुल साफ होती है, खून का एक भी निशान नहीं बचा होता। ऐना को समझ ही नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उसे अचानक एक और बात याद आती है। वो कहती है कि उसके कमरे की तरफ एक सिगरेट का टुकड़ा उड़कर आया था, शायद वही सबूत बन सकता है। लेकिन जब वो जाकर डस्टबिन देखती है तो उसके अंदर भी कुछ नहीं होता, सिगरेट का टुकड़ा भी गायब हो चुका था। अब कप्तान को पूरा यकीन हो जाता है कि ऐना ने शायद अंधेरे में कुछ गलत देख लिया होगा। वो कहता है कि शायद उसे कोई गलत फहमी हुई है। इसके बाद वो जहाज दोबारा चलाने का आदेश दे देता है और सफर फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन ऐना का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। उसे बार बार वही बात परेशान कर रही थी। उसने अपनी आंखों से एक औरत को देखा था, फिर वो औरत अचानक गायब कैसे हो गई, खून के निशान कहाँ चले गए और सारे सबूत एक ही रात में कैसे साफ हो गए। पूरी रात यही सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। अगली सुबह भी ऐना इस बात को भूल नहीं पाती। वो जितना सोचती है उतना ही उसे लगता है कि कल रात जो उसने देखा था वो बिल्कुल सच था। एक जिंदा इंसान को वो अपनी आंखों से देखकर गलत कैसे पहचान सकती है। यही सोचकर वो फैसला करती है कि अब वो खुद इस पूरे मामले की सच्चाई पता लगाएगी। अगली सुबह ऐना को पूरी रात की घटना बार बार याद आ रही थी। जितना वो उसके बारे में सोच रही थी उतना ही उसे यकीन होता जा रहा था कि उसने कोई सपना नहीं देखा था। उसने अपनी आंखों से एक औरत को देखा था, फिर वो अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकती है।
इसलिए एना ने तय कर लिया कि अब वो इस पूरे मामले की सच्चाई खुद पता लगाएगी। सबसे पहले वो सीधे पियर्स के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। एना कहती है कि चाहे उसे यकीन हो या ना हो, लेकिन एक बार पूरे जहाज की अच्छे से तलाशी जरूर लेनी चाहिए। हो सकता है वो औरत कोई मेहमान न होकर जहाज पर काम करने वाली स्टाफ में से कोई हो। अगर ऐसा है तो उसकी जान अभी भी खतरे में हो सकती है। एना की बात सुनकर पियर्स तुरंत जहाज पर काम करने वाले सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है। एक एक करके सबकी गिनती की जाती है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि कोई भी गायब नहीं होता। जहाज का हर स्टाफ मेंबर वहीं मौजूद था। अब एना खुद भी सोच में पड़ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसने जो देखा था वो सच था या फिर सच में उसका वहम था। इसी बीच अचानक एना के दिमाग में एक बात आती है। उसे याद आता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड इसी कंपनी में फोटोग्राफर का काम करता है और काफी समय से इनके साथ घूम रहा है। हो सकता है उसके कैमरे में उस सुनहरे बालों वाली औरत की कोई फोटो हो। बस फिर क्या था। एना तुरंत उसके पास जाती है और दोनों मिलकर कैमरे की सारी तस्वीरें देखने लगते हैं। काफी देर तक फोटो देखने के बाद आखिरकार उन्हें वही लड़की दिखाई दे जाती है, वही सुनहरे बालों वाली औरत जिसे एना ने केबिन नंबर 10 में देखा था। अब एना को पूरा यकीन हो जाता है कि वो कोई सपना नहीं था, वो औरत सच में इस जहाज पर मौजूद थी। ये फोटो मिलते ही एना बिना देर किए उसे लेकर सीधे पियर्स के पास पहुंच जाती है। वो फोटो दिखाकर कहती है कि अब तो साफ सबूत है, अब इस औरत को ढूंढना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि वो कहाँ है। लेकिन पियर्स फोटो देखते ही हंसने लगता है। वो कहता है कि ये तस्वीर तो कई महीने पहले की है, उसे खुद भी नहीं पता कि ये लड़की कौन है, ऐसे में वो उसे कहाँ से ढूंढे। फिर वो समझाता है कि ऐसे बड़े बड़े अमीर लोगों की पार्टियों में अक्सर बाहर से मॉडल्स और खूबसूरत लड़कियों को बुलाया जाता है ताकि पार्टी का माहौल अच्छा लगे। कौन किसे बुलाकर लाया था ये पता लगाना लगभग नामुमकिन है, इसलिए सिर्फ एक पुरानी फोटो के सहारे किसी की तलाश नहीं की जा सकती। पियर्स की बात सुनने के बाद एना के पास कोई जवाब नहीं बचता। उसे भी लगता है कि उसकी बात पूरी तरह गलत नहीं है, इसलिए फिलहाल वो इस मामले को वहीं छोड़ देती है। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब भी एना इस केस से पीछे हटने की कोशिश करती, तभी उसके सामने कोई नई चीज आ जाती जो उसे फिर से उसी रहस्य की तरफ खींच लेती। उसी दिन जब एना अपने कमरे में नहा रही होती है, तभी अचानक कोई उसे डराने की कोशिश करता है। उसे साफ साफ धमकी दी जाती है कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो वो तुरंत इस मामले की जांच बंद कर दे। ये धमकी मिलते ही एना के मन का आखिरी शक भी खत्म हो जाता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उस रात उसने जो देखा था वो बिल्कुल सच था। किसी ने सच में जहाज पर एक औरत का कत्ल किया था और उसके बाद उसकी लाश समुद्र में फेंक दी थी, और अब वही लोग उसे भी चुप कराना चाहते थे ताकि ये राज हमेशा के लिए छिपा रहे। अब एना डरने वाली नहीं थी। उसने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे ऐसे सबूत ढूंढने होंगे जिन्हें कोई मिटा ना सके। तभी उसे अचानक उस सुनहरे बालों वाली औरत की एक बात याद आती है। जब वो गलती से उसके कमरे में गई थी, तब ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी बाथरूम इस्तेमाल करके निकली हो। एना सोचती है कि अगर वो उस कमरे के बाथरूम में जाकर उसकी इस्तेमाल की हुई चीजें देखे तो शायद उसे उसके बाल या कोई और सबूत मिल जाए। यही सोचकर वो अपनी जान जोखिम में डालकर चोरी छिपे दोबारा केबिन नंबर 10 के अंदर घुस जाती है। इस बार उसकी किस्मत साथ देती है। कमरे के अंदर उसे आखिरकार एक ऐसा सबूत मिल जाता है जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। वहां उसे एक सुनहरे रंग का बाल मिल जाता है। अब एना को पूरा यकीन हो जाता है कि उस कमरे में सचमुच कोई औरत रह रही थी और उसकी बात बिल्कुल सही थी। वो तुरंत वो बाल लेकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास पहुंचती है और कहती है, देखा, मैं शुरू से सच कह रही थी। केबिन नंबर 10 खाली नहीं था, वहां कोई औरत रह रही थी और मुझे पूरा यकीन है कि उसी का कत्ल किया गया है। लेकिन एना का एक्स बॉयफ्रेंड उसकी बात सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। वो बहुत शांत होकर कहता है, मान लो तुमने ये साबित भी कर दिया कि केबिन नंबर 10 में कोई औरत रह रही थी, तो उससे क्या बदल जाएगा। हम इस समय उन लोगों के बीच फंसे हुए हैं जिनके पास बहुत पैसा, ताकत और पहुंच है। यहाँ मौजूद लगभग हर इंसान किसी न किसी बड़े आदमी से जुड़ा हुआ है। ऐसे लोगों से लड़ना हमारे जैसे आम लोगों के बस की बात नहीं है। अगर हमें अपनी नौकरी भी बचानी है और इस जहाज से जिंदा उतरना भी है, तो सबसे अच्छा यही होगा कि हम कुछ भी न देखें और कुछ भी न जाने। एना उसके शब्दों के बारे में सोचने लगती है। उसे भी धीरे धीरे एहसास होता है कि वो गलत नहीं कह रहा। आखिर सामने जिन लोगों से उसका सामना है वो बहुत ताकतवर हैं। अगर वो ज्यादा आगे बढ़ी तो उसकी अपनी जान भी खतरे में पड़ सकती है। यही सोचकर एना कुछ समय के लिए खुद को शांत कर लेती है और फैसला करती है कि अब वो इस मामले में ज्यादा दखल नहीं देगी। इसके बाद वो बाकी मेहमानों की तरह पार्टी और दूसरे प्रोग्राम में शामिल होने लगती है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे उसने जांच पूरी तरह छोड़ दी हो, लेकिन इसी दौरान उसे एक और अजीब बात नजर आती है। उसे याद आता है कि जब उसने पहली बार पियर्स की पत्नी का इंटरव्यू लिया था, तब वो बहुत खुलकर बातें कर रही थी। उसकी हर बात में आत्मविश्वास था और वो अपनी सोच साफ साफ रख रही थी। लेकिन अब वही औरत बिल्कुल बदल चुकी थी। पार्टी में वो लगभग किसी से बात नहीं कर रही थी।
वो बहुत चुप चुप रहती थी और कुछ देर बैठने के बाद ये कहकर वहां से चली जाती थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे आराम करना है। एना को यह बदलाव बिल्कुल सामान्य नहीं लगा। उसके मन में बार बार सवाल उठने लगा कि आखिर एक ही इंसान का व्यवहार इतनी जल्दी इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है। वो कई बार उससे अकेले में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कभी सही मौका नहीं मिल पाता। इसी बीच एक और बड़ा हादसा हो जाता है और इस बार निशाना सीधे एना होती है। एक दिन जब वो अकेली होती है तभी अचानक पीछे से कोई आता है और उसे जोर से धक्का देकर सीधे स्विमिंग पूल में गिरा देता है। एना कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो आदमी पूल का ऊपर वाला ढक्कन भी बंद कर देता है। अब एना पूरी तरह पानी के अंदर फंस चुकी थी। वो बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ऊपर का रास्ता बंद हो चुका था। साफ था कि जिसने भी ये किया था उसका इरादा सिर्फ डराने का नहीं बल्कि एना को मार डालने का था। खुशनसीबी से उस स्विमिंग पूल के नीचे की तरफ एक कांच की खिड़की थी जो जहाज के अंदर बने आराम करने वाले हिस्से से जुड़ी हुई थी। एना पूरी ताकत से उस कांच पर हाथ मारने लगती है। उसकी आवाज सुनकर बाहर मौजूद लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है। सब लोग तुरंत भागकर आते हैं और किसी तरह उसे पूल से बाहर निकाल लेते हैं। बाहर आने के बाद एना बुरी तरह घबरा चुकी थी। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि उसका एक्स सही कह रहा था। उसने जिस राज की जांच शुरू की थी उससे जहाज पर मौजूद किसी बहुत बड़े और ताकतवर इंसान को खतरा महसूस होने लगा था। अब वो लोग सिर्फ उसे डराना नहीं चाहते थे बल्कि उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहते थे। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि जहाज पर मौजूद कोई भी इंसान उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सबको यही लगता है कि एना का पैर फिसल गया होगा और वो गलती से पूल में गिर गई। ऊपर से उस दिन बारिश भी हो रही थी, इसलिए लोगों का कहना था कि खराब मौसम की वजह से पूल पहले से ही बंद किया गया था। ऐसे में उसका ढक्कन बंद होना बिल्कुल सामान्य बात थी। अब एना के पास अपनी बात साबित करने का कोई तरीका नहीं बचा था। वो चाहकर भी किसी को सच्चाई नहीं बता पा रही थी। तभी उसे अचानक याद आता है कि उसके पास तो अभी भी सबसे बड़ा सबूत मौजूद है, वही सुनहरे बाल जो उसे केबिन नंबर 10 से मिले थे। अगर वो बाल सबको दिखा दे तो कम से कम ये तो साबित हो जाएगा कि उस कमरे में सचमुच कोई औरत रह रही थी। लेकिन अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एना को अचानक याद आता है कि जब लोगों ने उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकाला था तब उसके भीगे हुए कपड़े और कोट भी स्टाफ अपने साथ ले गए थे ताकि उन्हें साफ किया जा सके। और वही सुनहरे बाल जो उसके सबसे बड़े सबूत थे उसके कोट की जेब में रखे हुए थे। वो घबराकर तुरंत अपना कोट ढूंढती है, लेकिन जैसे ही जेब टटोलती है उसके होश उड़ जाते हैं। जेब पूरी तरह खाली थी। वो बाल वहां से गायब हो चुके थे। अब एना को समझते देर नहीं लगती कि किसी ने मौका मिलते ही उसका सबसे अहम सबूत चुरा लिया है। अब उसके दिमाग में एक और सवाल आता है। अब तक सिर्फ एक ही इंसान जानता था कि उसके पास वो सबूत है और वो था उसका एक्स बॉयफ्रेंड, इसलिए सबसे पहले शक भी उसी पर जाता है। एना सीधे उसके पास पहुंचती है और गुस्से में पूछती है कि कहीं उसने ही तो वो सबूत गायब नहीं किया। लेकिन उसका एक्स तुरंत सफाई देता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारा सबूत नहीं चुराया, लेकिन मुझसे एक बहुत बड़ी गलती जरूर हो गई। वो बताता है कि कुछ देर पहले वो पियर्स और बाकी अमीर मेहमानों के साथ बात कर रहा था। बातचीत के दौरान उससे गलती से ये बात निकल गई कि एना को केबिन नंबर 10 से एक अहम सबूत मिला है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी ये छोटी सी बात इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। ये सुनते ही एना का सिर पकड़ लेने का मन करता है। उसे समझ नहीं आता कि वो गुस्सा करे या रोए। उसे लगता है कि उसका एक्स सिर्फ एक्स बॉयफ्रेंड ही नहीं बल्कि सबसे बेकार साथी भी है। उसकी एक गलती की वजह से अब दुश्मनों को भी पता चल गया था कि एना के पास सबूत था। अब एना के पास करने के लिए कुछ बचा नहीं था। वो फैसला करती है कि अब वो किसी तरह चुपचाप इस जहाज पर रहेगी और जैसे ही जहाज किनारे लगेगा वो बिना किसी झंझट के वहां से निकल जाएगी। लेकिन उसी रात कहानी फिर से ऐसा मोड़ लेती है जिसकी उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। रात के समय अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। एना एक पल के लिए डर जाती है। उसे लगता है कि शायद इस बार उसे सच में मारने लोग आए हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसके सामने एक काले कपड़े पहने हुई औरत खड़ी होती है। एना उस औरत को देखते ही चौंक जाती है क्योंकि उसने ये कपड़े पहले भी देखे थे। ये वही कपड़े थे जो सुनहरे बालों वाली लड़की ने पहने हुए थे जिसे एना ने पहली बार केबिन नंबर 10 में देखा था। बिना कुछ सोचे एना उसके पीछे दौड़ पड़ती है। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, उस रात तो मैंने अपनी आंखों से एक औरत की लाश समुद्र में गिरते हुए देखी थी। अगर वही औरत थी तो फिर ये जिंदा कैसे है? कुछ दूर जाकर वो औरत रुकती है और एना से कहती है, अगर अपनी जान बचानी है तो इस मामले की जांच यहीं बंद कर दो। जितना शांत रहोगी उतने ज्यादा जिंदा रहने के मौके हैं। लेकिन उसकी ये बात सुनकर एना और भी ज्यादा उलझ जाती है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे सच जानने की कोशिश करती है। तभी अचानक एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। खींचातानी के दौरान उस औरत के सिर से उसके सुनहरे बालों वाली विग उतर जाती है।
विग उतरते ही एना उसकी असली शक्ल देखकर पूरी तरह सन्न रह जाती है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि पियर्स की पत्नी खड़ी थी। एना अभी उससे कुछ पूछ भी नहीं पाती कि तभी वो औरत अचानक अपना आपा खो बैठती है। वो एना पर हमला कर देती है, उसे बेहोश कर देती है और फिर उसे जहाज के नीचे बने एक बंद कमरे में कैद कर देती है। अब एना पूरी तरह अकेली थी। उस अंधेरे कमरे में बंद होकर वो बार बार पूरी घटना के बारे में सोचने लगती है। वो हर छोटी बड़ी बात को जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर अचानक उसे एक बात याद आती है। उसे याद आता है कि जिस रात उसने समुद्र में लाश गिरते हुए देखी थी, उसके अगले दिन से ही पियर्स की पत्नी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। पहले वो खुलकर बात करती थी, लेकिन उसके बाद वो हर समय डरी हुई, चुप और सहमी सहमी रहने लगी थी। यहीं से एना के दिमाग में एक बहुत बड़ा शक पैदा होता है। उसे लगने लगता है कि जिस औरत को अभी तक सब लोग पियर्स की पत्नी समझ रहे हैं, शायद वो असली पत्नी है ही नहीं, बल्कि असली पत्नी की जगह केबिन नंबर 10 में रहने वाली वही सुनहरे बालों वाली औरत उसकी जगह बनकर रह रही है। यहीं से एना पहली बार इस पूरे खेल की असली सच्चाई के बेहद करीब पहुंच जाती है। कुछ देर बाद वही सुनहरे बालों वाली लड़की फिर से एना के पास आती है। इस बार एना बिना डरे सीधे उससे कहती है कि अब उसे सब कुछ समझ में आ गया है। जिस औरत को अब तक सब लोग पियर्स की पत्नी समझ रहे हैं, वो असली पत्नी नहीं है। असली पत्नी की जगह वही लड़की उसकी पहचान लेकर सबके सामने उसकी एक्टिंग कर रही है। एना की ये बात सुनते ही लड़की समझ जाती है कि अब उससे सच्चाई छिप नहीं सकती, इसलिए वो आखिरकार सब कुछ सच सच बता देती है। वो कहती है कि एना का शक बिल्कुल सही है। पियर्स ने ही उसे पैसे देकर अपनी पत्नी का किरदार निभाने के लिए रखा था। उसने सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर देखी थी, क्योंकि उसकी शक्ल अपनी पत्नी से काफी मिलती जुलती थी। इसी वजह से उसने उसे इस पूरे प्लान का हिस्सा बनाया था। अब यहाँ फिल्म का एक पुराना सीन भी समझ में आता है। याद होगा जब एना ने पहली बार पियर्स की पत्नी का इंटरव्यू लिया था, तब उसने एक बात कही थी कि ये कैंसर फंड पियर्स ने उसके लिए नहीं बनाया, बल्कि वो खुद ये फंड शुरू करना चाहती थी। यानी पियर्स जो सबके सामने कह रहा था, असलियत उससे बिल्कुल अलग थी। सच तो ये था कि पियर्स की पत्नी चाहती थी कि इतने सालों में उनकी कंपनी ने लोगों से जो पैसा गलत तरीके से कमाया है, वो सब वापस लोगों की भलाई में लगाया जाए। उसे लगता था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत गलत काम किए हैं और अब उन पैसों से लोगों की मदद करके अपनी गलतियों का कुछ प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन पियर्स को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उसे सिर्फ अपनी दौलत और कंपनी पर कब्जा चाहिए था। दिक्कत ये थी कि कंपनी की असली मालिक उसकी पत्नी थी। सारे बड़े फैसले उसी के हाथ में थे और पियर्स खुद सिर्फ नाम का मालिक था। इसलिए उसने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया और फिर उसकी जगह इस लड़की को बैठा दिया, ताकि वही उसकी पत्नी बनकर सबके सामने कागजों पर साइन करे और पूरी कंपनी की हिस्सेदारी पियर्स के नाम ट्रांसफर कर दे। इसी वजह से उसने इस लग्जरी क्रूज पर सभी बड़े शेयर होल्डर्स और खास मेहमानों को बुलाया था। बाहर से देखने पर यह एक चैरिटी फंड का कार्यक्रम लग रहा था, लेकिन असल में पियर्स इसी मौके पर पूरी कंपनी अपने नाम करवाने वाला था। लेकिन उसके पूरे प्लान में एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई और वो थी एना। उस रात जब पियर्स ने अपनी असली पत्नी का कत्ल किया, तब एना ने अनजाने में सब कुछ देख लिया था। तभी से वो पियर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद एना उससे पूछती है कि अगर वो शुरू से पियर्स के साथ मिली हुई थी, तो फिर उसने उसकी जान क्यों बचाई? वो चाहती तो उसे भी मरने दे सकती थी। लड़की कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे धीरे बताती है कि जब उसने ये काम स्वीकार किया था, तब उसे सिर्फ इतना बताया गया था कि उसे कुछ दिनों के लिए किसी और औरत का रोल निभाना है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस प्लान में किसी का मर्डर भी होने वाला है। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से पियर्स को अपनी पत्नी का कत्ल करते देखा, तब वो खुद भी डर गई। इसके बाद जब पियर्स ने एना को भी मारने की कोशिश की, तब उसे पूरी तरह समझ आ गया कि जिस आदमी ने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, वो काम पूरा होने के बाद उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी डर की वजह से उसने पहले भी कई बार एना को इशारों में जांच बंद करने की सलाह दी थी, ताकि उसकी जान बच सके। एना उसकी पूरी बात ध्यान से सुनती है और फिर उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अब भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर वो अभी भी पियर्स पर भरोसा करेगी, तो आखिर में उसका भी वही हाल होगा। जिस इंसान ने अपनी पत्नी को सिर्फ पैसे के लिए मार दिया, वो किसी और की जिंदगी की क्या कीमत समझेगा? अगर दोनों को जिंदा बचना है, तो उन्हें मिलकर पियर्स का सच सबके सामने लाना होगा। एना की बातें सुनकर लड़की भी सोच में पड़ जाती है। काफी देर तक चुप रहने के बाद वो कहती है कि जब जहाज किनारे लगेगा, तब वो पीछे का दरवाजा खुला छोड़ देगी, ताकि एना चुपचाप वहां से निकल सके। ये सुनकर एना उससे पूछती है, और तुम? क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? लड़की हल्की सी मुस्कुराती है,
लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे से कहती है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे अभी भी उसी पर भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि मेरी बेटी बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। यही वजह थी कि मैंने ये सब करने के लिए हाँ कहा थी। उसकी बात सुनकर ऐना बिल्कुल चुप हो जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि ये लड़की दिल से बुरी नहीं थी, वो सिर्फ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मजबूरी में इस खतरनाक साजिश का हिस्सा बनी थी। ऐना उसकी मजबूरी समझ चुकी थी, इसलिए उस समय उसने उससे ज्यादा बहस नहीं की। थोड़ी ही देर बाद जहाज किनारे पहुंचने वाला था। दूसरी तरफ पियर्स खुद उस लड़की को अपने साथ लेकर शेयर ट्रांसफर की आखिरी मीटिंग के लिए निकल जाता है। इधर ऐना भी पीछे वाले रास्ते से चुपचाप जहाज से उतरकर वहां से निकलने वाली थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगती है उसके कदम रुक जाते हैं। वो सोचने लगती है कि अगर वो अभी यहाँ से भाग गई तो पियर्स अपना पूरा प्लान आसानी से पूरा कर लेगा। फिल्म की शुरुआत से ही हम देख रहे थे कि ऐना अपने ऑफिस में कभी वो पहचान नहीं बना पाई जिसकी वो हकदार थी। अब उसके सामने जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खड़ा था। अगर वो इस पूरे मर्डर और प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश का सच दुनिया के सामने ले आए तो वो सिर्फ एक बड़ी पत्रकार ही नहीं बनेगी, बल्कि उस बेगुनाह लड़की की जान भी बचा सकेगी जिसे पियर्स अपना काम खत्म होते ही शायद मार डालता। यही सोचकर ऐना वापस मुड़ जाती है। उसे याद आता है कि जब उसने पियर्स की असली पत्नी का इंटरव्यू लिया था तब उसने अपने हाथों से कुछ नोट्स और एक ड्राफ्ट लिखा था। अगर वो कागज मिल जाए तो ये साबित किया जा सकता है कि अभी पियर्स के साथ जो औरत घूम रही है वो असली पत्नी नहीं है, क्योंकि असली पत्नी की लिखावट और उसके विचार उन कागजों में साफ मौजूद होंगे। बस यही सबसे बड़ा सबूत बन सकता था। ऐना तुरंत पियर्स की पत्नी के कमरे की तरफ भागती है ताकि वो इंटरव्यू वाले कागज ढूंढ सके, लेकिन तभी पियर्स के आदमियों की नजर उस पर पड़ जाती है। दरअसल जब पियर्स को पता चला कि ऐना गायब है तभी उसे शक हो गया था कि वो चुप बैठने वाली नहीं है। इसीलिए उसने पहले ही कप्तान और अपने आदमियों को आदेश दे दिया था कि ऐना को ढूंढो और मौका मिलते ही उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। यहीं आकर ऐना को एक और बड़ी सच्चाई समझ में आती है। अब उसे एहसास होता है कि इस जहाज पर सिर्फ मेहमान ही असली थे, बाकी लगभग सभी लोग, चाहे वो स्टाफ हो, वेटर हो या फिर खुद कप्तान, सब पियर्स के साथ मिले हुए थे। तभी तो उस रात किसी ने भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था और हर सबूत कुछ ही मिनटों में गायब कर दिया गया था। कुछ ही देर में पियर्स के आदमी ऐना को पकड़ लेते हैं। वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहां पहुंच जाता है। इस बार वो बिना डरे ऐना की मदद करने के लिए उन लोगों से भिड़ जाता है। पहली बार वो सच में ऐना के लिए खड़ा होता है, लेकिन अफसोस ये लड़ाई ज्यादा देर नहीं चल पाती। पियर्स के आदमी बहुत ज्यादा थे, वो सब मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं। किसी तरह ऐना वहां से बच निकलती है, लेकिन उसका एक्स वहीं मारा जाता है। अपने एक्स की मौत देखकर ऐना पूरी तरह टूट जाती है। वो चाहती तो उसी वक्त वहां से भाग सकती थी, लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ एक खबर की नहीं रह गई थी। अब इसमें उसके एक्स की जान भी जा चुकी थी, इसलिए उसने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पियर्स को बेनकाब करके ही रहेगी। इसके बाद ऐना चुपके से उस हॉल में पहुंचती है जहां शेयर ट्रांसफर का कार्यक्रम चल रहा था। पियर्स स्टेज पर खड़ा होकर सबके सामने भाषण दे रहा होता है। तभी अचानक ऐना सबके सामने आ जाती है और जोर से चिल्लाकर कहती है, पियर्स एक कातिल है, उसने अपनी ही पत्नी का कत्ल किया है। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। पियर्स तुरंत सिक्योरिटी को इशारा करता है कि ऐना को वहां से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन तभी कहानी में आखिरी बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस लड़की ने पियर्स की पत्नी बनकर सबके सामने उसकी एक्टिंग की थी वो अब ऐना का साथ देने का फैसला कर चुकी थी। वो सबके सामने कहती है कि पहले ऐना की पूरी बात सुनी जाए। अब पियर्स का पूरा प्लान बिखरने लगा था। आखिरकार उसकी साजिश सबके सामने आ जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पियर्स को अपनी पत्नी के कत्ल, धोखाधड़ी और पूरी प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिर में पियर्स को हथकड़ियां लगाकर ले जाया जाता है और उसकी पूरी चाल वहीं खत्म हो जाती है। इसी के साथ फिल्म भी खत्म हो जाती है। जब 10 मुहर्रम के दिन आले मोहम्मद को इमाम हुसैन की शहादत के बाद रुस्वा किया गया, उनके सरों से चादरों को उतारा गया, उनके ख़याम को जलाया गया। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन की एक 4 साल बच्ची बीबी सकीना को शिमर तमाचे मारता है, उनके कानों से बालियों को छीन लेता है। बीबी सकीना कभी दरियाए फरात की तरफ जाती है, ऐ चाचा मेरी मदद करे, तो कभी अपने बाबा हुसैन को ढूंढती है। बस सिपाही लूटते रहे, आले मोहम्मद सब्र करती रही। इतने में बीबी सकीना मक्तल गाह आ पहुंची और लाशों में ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह आ पहुंची जहां पत्थर और गोश्त के टुकड़े पड़े हैं और उन गोश्त के टुकड़ों से बीबी सकीना को उनके बाबा की महक आती है। बीबी सकीना इधर उधर देखे, उनको अपने बाबा नजर नहीं आते। इतने में उन पत्थरों से आवाज आने लगती है, ऐ सकीना आजा, मैं तेरा बाबा ही हूँ। बीबी सकीना उन पत्थरों, हड्डियों और गोश्त के टुकड़ों पर अपना सर रख के ज़ारो कतार रोती है। इतने में बीबी देखे
कि एक मजलूम बीबी सकीना के सर पे हाथ रखती है। बीबी सकीना ने जैसे देखा तो अर्ज करती है, ऐ बीबी, आप कौन हैं जो मुझ यतीम से प्यार करती है? यहाँ पे तो कोई मुझे तमाचे मारता है, कोई मेरी बालियां छीन लेता है। वो बीबी सकीना को सीने से लगा के कहती है, ऐ सकीना, मैं तेरी दादी फातिमा तो ज़हरा हूँ। जैसे ही बीबी सकीना बीबी फातिमा ज़हरा का नाम सुनती है तो लिपट जाती है और कहती है, ऐ मेरी दादी फातिमा, काश आप करबला में होते, आप देखते कि मेरे बाबा को कैसे शहीद किया गया, मेरे अब्बास को कैसे मारा गया, मेरे अली अकबर के सीने में कैसे बर्छी लगाई गई, मेरे 6 माह के मासूम भाई अली असगर को किस तरह से तीर मारा गया, मेरे बाबा की लाश को पामाल किया गया, उनके सर को काट के नेज़े पे चढ़ाया गया। बीबी फातिमा तो ज़हरा बीबी सकीना की एक एक बात को सुनती है और उनका सर चूम के कहती है, मैं अपने बेटे हुसैन के साथ मदीने से लेके करबला तक साथ हूँ और हर एक जुल्म जो मेरे नाना की उम्मत मेरे बेटे के साथ करती आ रही है मैं देखती जा रही हूँ। अब ये हुसैन का खून भरा कुर्ता मैं अल्लाह की दरबार में रोज़े महशर लेके जाऊंगी और अल्लाह से कहूंगी, ऐ अल्लाह, मेरे हुसैन का क्या कसूर था, उनके बच्चों का क्या कसूर था, उनके बच्चों